हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी लवणीय मृदा क्षारीय मृदा के बारे में, उनके अंतर और उसके बारे में बात करेंगे। आज अपने बात करेंगे लवणीय व क्षारीय मृदा में सुधार। लवणीय व क्षारीय मृदा में सुधार कैसे कर सकते हैं अपने। ध्यान रखना, लवणीय क्षारीय मृदा में सुधार करने के तीन तरीके हैं या तीन तरह से किया जा सकता है। पहला जिसमें आता है वो आता है भौतिक विधि। कौन सी आती है? भौतिक विधि। दूसरा आती है भौतिक विधि, पहली आती है भौतिक विधि। दूसरा जो इसमें आता है वो आता है रासायनिक तरीका या रासायनिक मेथड, रासायनिक विधि। और तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है जैविक। कौन सा आती है? जैविक विधि। तीसरी जो इसके अंदर आती है वो आती है जैविक विधि। तो अपने बात करते हैं इनके बारे में वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक विधि, इसके बारे में बात करते हैं। भौतिक विधि के बारे में कौन सी है भौतिक विधि वो देखो। अब भौतिक विधि के अंदर कौन कौन से शामिल है? सबसे पहले अगर अपने बात करें भौतिक विधि के अंदर तो वो आती है गहरी जुताई। क्या आती है? गहरी जुताई। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है मिट्टी को पलटना। मिट्टी को पलटना। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है बालू भरावन। क्या आता है? बालू भरावन। उसके बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है मृदा प्रोफाइल को बदलना या मृदा प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका को पलटना। उसके अलावा इसमें कुछ एक और विधियां दे रखी है, देखो कौन कौन सी। उसके अलावा जिसमें विधि दे रखी है वो है स्क्रैपिंग से। स्क्रैपिंग का मतलब होता है खुरचना। इससे खुरचना, इसमें क्या होता है अपनी बात करेंगे। खुरचना के बाद में इसमें अगला जो आता है वो आता है निक्षालन। क्या आता है? निक्षालन। निक्षालन के बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है ट्रेंच मेथड, ट्रेंच विधि। एक बार ये लिख लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपने इनके बारे में। और उसके बाद में है लवणों को बहाकर निकालना। लवणों को घोलकर निकालना या बहाकर निकाल देना। घोलकर निकालना। और सबसे लास्ट में अपने इसमें कह सकते हैं जो आता है वो आता है जल द्वारा निकास। जल निकास के माध्यम से भी इसको किया जा सकता है। अब ये क्या होते हैं सबसे पहले बात करते हैं। अब एक बात समझना यहाँ पे कि जो लवण होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। अगर अपने किसी तरह उनको नीचे भेज दिया जाए तो मिट्टी में सुधार किया जा सकता है। उसी में आता है पहली गहरी जुताई। गहरी जुताई से क्या होगा? नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाएगी। सेम ये दूसरे में वाला मिट्टी को पलटना, इसमें भी क्या करें? ऊपर वाली मिट्टी को नीचे भेज रहे हैं, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर ला रहे हैं। तीसरा है बालू भरावन। अब बालू में क्या होता है? लवण नहीं होते, तो बालू जब मिक्स करेंगे तो मृदा में लवणों की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद में मृदा परिच्छेदिका। इसमें भी यही कि नीचे वाली मिट्टी में से क्या करते हैं? ऊपर ले आते हैं और ऊपर वाली मिट्टी नीचे भेज देते हैं। उसके बाद में खुरचना। इसमें क्या होता है कि अब अपने को पता है कि लवण जो है ऊपर ऊपर पड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि लवण मृदा की जो ऊपर वाली सतह होती है वहां से मिट्टी को खुरच लेते हैं अपने किसी भी फावड़े कस्से की सहायता से, और खुरच के वो मिट्टी क्या निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है कि जब मिट्टी को ऊपर से अपने खुरचते हैं तो वहां से क्या होगा कि पोषक तत्व जो होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि इस विधि में जब अपने ये अपनाते हैं तो पहली फसल जब लगाते हैं तो उर्वरकों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है। अगला है निक्षालन। क्या है? निक्षालन। अब निक्षालन में क्या होगा कि अपने खेत को जो है पानी से भर दिया। अब उससे फायदा क्या होगा कि लवण जो है वो घुलेंगे और घुलकर कहाँ चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? निक्षालन बोला जाता है। उसके बाद में ट्रेंच विधि। अब ट्रेंच विधि में क्या होता है कि आपने खेत के एक किनारे पर एक खड्डा खोदा और उसकी मिट्टी को बाहर रख दिया। उसी के पास में एक दूसरा खड्डा खोदा और दूसरे खड्डे से जो मिट्टी निकली है वो पहले खड्डे में डाल दी। उसके बाद में तीसरा खड्डा खोदा, तीसरे खड्डे में से जो मिट्टी निकली है वो दूसरे खड्डे में डाल दी। इसी तरह चौथा खड्डा खोदा, चौथे खड्डे की जो मिट्टी है वो तीसरे खड्डे में डाल दी। इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। उसके बाद में लवणों को घोल कर निकालना। देखो, एक तो ये वाली विधि
और एक निक्षालन विधि, दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, दोनों में ही पानी का यूज करते हैं अपने। होता क्या है कि निक्षालन में तो ये था कि खेत को पानी से भर के छोड़ दिया, वो पड़ा है, लेकिन लवण को घोल कर निकालने में क्या होता है कि खेत में अपने पानी लगाया, और जैसे पानी, जैसे मान लो कि 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर खड़ा हो गया, उसके बाद में उसी टाइम उस पानी को क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद में है जल निकास, इसमें भी यही है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू एक मेन, जैसे आप ये समझो कि एक इस तरह से मेन पाइप, मेन नाली होगी, और उसके साथ छोटी छोटी जो है वो नालियाँ इस तरह से जुड़ी होती हैं। जैसे अपने ये कोई खेत है, उसके साथ छोटी छोटी नालियाँ जो इस तरह से जुड़ी होंगी। ये अपने मान लेते हैं कोई इतना बड़ा खेत है, और उसके साथ ये मेन, जो मैंने थोड़ा मोटी लाइन से दर्शाया, ये मेन नाली होगी, और उसके साथ साथ छोटी छोटी नालियाँ जुड़ी होती है। उसके कारण क्या होगा कि ये घुलकर सारे लवण इस मेन नाले में आएंगे, और यहाँ से लवणों को क्या निकाल दिया जाएगा बाहर। ये भी जल निकास की विधि है, इसके द्वारा यूज किया जाता है। अब ये भौतिक विधियों की बात क्या है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है, ध्यान देना यहाँ पे कि जो भौतिक विधियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है। एक तो खर्चीली विधि होती है ये, मतलब इसमें पैसे क्या लगते हैं, ज़्यादा। दूसरा अगर अपने बात करें इसमें, तो ये अधिक समय के लिए प्रभावी नहीं होती, कम समय में प्रभावी, कम समय तक प्रभावी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार के लिए कर लिया तो ये परमानेंट हो जाएगा, ये परमानेंट नहीं होते हैं। इसमें जो है वो 2-3 साल के बाद में वो समस्या दोबारा खड़ी हो जाती है, तो ये कम समय के लिए प्रभावी होती है, और इसीलिए ये कम उपयोगी है। क्या है, कम उपयोगी है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत लवण की समस्या हो तो इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद में आती है रासायनिक विधि। कौन सी आती है, रासायनिक विधि। अब रासायनिक विधि में देखो कौन कौन से हैं। रासायनिक विधि में बेसिकली अपने केमिकल्स का यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं केमिकल्स, उसके बारे में बात करते हैं। रासायनिक विधि में बात करें अगर केमिकल्स की, तो पहला जो आता है वो आता है जिप्सम। कौन सा आता है, जिप्सम। जिप्सम हो गया, सूत्र क्या होता है इसका, CaSO4.2H2O। दूसरा अगर अपने इसमें बात करें तो वो आता है पाइराइट। क्या आता है, पाइराइट। पाइराइट का सूत्र होता है FeS2। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो वो आता है इसमें फॉस्फोजिप्सम। कौन सा आता है, फास्फोजिप्सम। इसका भी सूत्र यही होता है CaSO4.2H2O। उसके बाद में अगला अगर इसमें बात करें अपने तो वो आता है सल्फर। कौन सा आता है, सल्फर। सल्फर के बाद में नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो वो आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो जो आएगा वो आएगा द्रव SO2। द्रव SO2, लिक्विड SO2। उसके बाद में अगला जो इसके अंदर आएगा वो आएगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या आएगा, कैल्शियम क्लोराइड। सूत्र क्या होता है, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड के बाद में अगला जिसमें आता है वो आता है लाइमस्टोन। कौन सा आता है, लाइमस्टोन। चूना पत्थर कह सकते हो, चूना पत्थर। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। उसके बाद में इसमें जो आता है वो आता है कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। क्या आता है, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। उसके बाद में अगला जो इसके अंदर आएगा कैल्शियम पॉलीसल्फाइड के बाद में वो आएगा फेरस सल्फेट। अच्छा, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड का सूत्र क्या होता है, CaS5। उसके बाद में अगला आता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, अच्छा सूत्र क्या होता है इसका, FeSO4.7H2O। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो इसमें जो आता है वो आता है अमोनियम सल्फेट।
कौन सा आता है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। उसके बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। सूत्र जो इसका होगा वो होगा Al2SO4 की थ्राइस डॉट 6H2O। Al2SO4 की थ्राइस डॉट 6H2O। अब इसमें से आपको ध्यान में रखना कौन सा है वो देखो, आपको इसमें से ध्यान में जो रखना है वो ये वाला रहेगा। एक तो पाइराइट इम्पोर्टेंट है और दूसरा इसमें आएगा जिप्सम। बस ये दो ही मेन है, बाकी जो है इसमें से ये हो जाएंगे। इन दो का आपको स्पेशल ध्यान रखना, बाकी के बारे में अपने को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब ये देखो ये सारे यूज क्यों किए अपने देखना लवणीय मृदा बनी क्यों थी कि अपने पास मृदा के ऊपर कैल्शियम था। कौन सा था? कैल्शियम। और कैल्शियम को रिप्लेस कर दिया किसने? सोडियम ने। जिसके कारण क्या बना? सोडियम तो है मृदा के ऊपर चिपक गया और कैल्शियम क्या निकल गया? बाहर निकल गया। कैल्शियम क्या निकल गया? बाहर निकल गया। तो ये थी लवणीय मृदा। क्या थी? लवणीय मृदा। अगर मेरे को लवणीय मृदा को सामान्य मृदा में बदलना है तो दोबारा मेरे को लवणीय मृदा में कैल्शियम को ऐड करवाना होगा और ताकि क्या बने? नॉर्मल मृदा बने। तो ये तो क्या है? सामान्य मृदा। सामान्य मृदा। ठीक है, तो इसीलिए अपने कैल्शियम वाले ज़्यादातर यूज करें। अब लवणीय मृदा में ना एक बात समझना कि यहाँ पर अपने लिख लेते हैं कि लवणीय मृदा में जो कारण होता है मेन वो सोडियम होता है। पीएच जो होती है वो ज़्यादा होती है। लवणीय मृदा में पीएच जो होती है वो ज़्यादा होती है। लवणीय मृदा उसमें पीएच जो होती है वो ज़्यादा होती है। पीएच 7 से अधिक होती है। लेकिन अपने को मृदा की पीएच चाहिए 7, 6.5 से 7.5 के बीच में। और लवणीय मृदा में पीएच जो होती है वो 8 को नॉर्मली क्रॉस कर चुकी होती है। तो इसको फिर कैसे सही किया जाए कि लवणीय मृदा में या तो अपने अम्ल मिलाएं। क्या मिलाया जाए? अम्ल। या क्या मिलाया जाए? अम्ल उत्पादक कारक। अम्ल उत्पादक पदार्थ जो है वो मिलाए जाएं, जिसके कारण क्या हो कि अपने मृदा जो है वो लवणीय मृदा को सही किया जा सके। क्योंकि पीएच तो उसकी 7 से ज़्यादा यानी 8, 8.5, 9, 10 के पास जल गई होगी। उसको कम करना है अगर तो उसमें या तो अम्ल मिलाएं या अम्ल उत्पादक पदार्थ मिलाएं। इसीलिए देखो कि जितने भी अपने रासायनिक विधि में यूज किए सारों में या तो वो खुद अम्ल है या वो अम्ल उत्पादक पदार्थ है। जैसे FeS2 है, ये अम्ल बनाएगा। फास्फोजिप्सम और ये जो जिप्सम है ये दोनों क्या करेंगे? सोडियम को रिप्लेस करके क्या लेकर आएंगे? कैल्शियम लेकर आएंगे। तो ये हो गई रासायनिक विधि। उसके बाद में तीसरी जो इसके अंदर आती है वो आती है जैविक विधि। कौन सी आती है? जैविक विधि। बहुत है कौन सी जैविक विधि वो देख लो। जैविक विधि। अब जैविक विधि में कौन कौन से शामिल हैं वो देखो। जैविक विधि में जो आएगा इसमें पहला आएगा गोबर की खाद। गोबर की खाद। दूसरा जो इसके अंदर आएगा वो आएगा शीरा और प्रेस मड। शीरा व प्रेस मड। उसके बाद में तीसरे की अगर अपने इसमें बात करें तो वो आएगा हरी खाद। क्या आ जाएगी? हरी खाद। उसके बाद में फोर्थ नंबर की अगर अपने इसमें बात करें तो वो आएगी फसल अवशेष। फसल अवशेष। और उसके बाद में अगला इसमें कह सकते हैं कटाली खरपतवार। क्या आ जाएगा? कटाली खरपतवार। तो ये जो जैसे मैंने बताया गोबर की खाद होगी, शीरा और प्रेसमेंट वगैरह हो गया, हरी खाद, फसल के अवशेष होगी, कटाली खरपतवार वगैरह, इसका उपयोग करके भी जो लवणीय मृदा उसमें सुधार किया जा सकता है। हरी खाद में जैसे डेंचा हो गया, सनई होगी, ये चीज़ें यूज की जा सकती है। अब यहाँ पर एक बात देखना आप, ये जो रासायनिक विधि में अपने जिप्सम यूज कर रहे हैं वो जिप्सम की शुद्धता और महीनता कितनी होनी चाहिए? जिप्सम की
शुद्धता व महीनता। तो ध्यान रखना कि जिप्सम की जो शुद्धता है, शुद्धता जो है वो 80% से अधिक, 80% से अधिक होनी चाहिए शुद्धता। वहीं अगर अपने बात करें महीनता की, तो वो देखो कितनी होनी चाहिए कि पूरा जिप्सम जो है, सारा जिप्सम जो है वो 2 mm की जाली से निकलना चाहिए, 2 mm की जाली से निकले, और उसमें से 50% जिप्सम जो है, 50% जिप्सम जो है वो 0.25 mm, 0.25 mm की जाली से निकलना चाहिए। मतलब इतना बारीकी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जिप्सम का पार्टिकल 2 mm के साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसमें से आधा जिप्सम जो है वो 0.25 mm के साइज या उससे छोटा होना चाहिए। ये क्या हो गई, जिप्सम की शुद्धता और महीनता हो गई। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतने ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमारी ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको क्लासेस और पीडीएफ जो है वो दोनों एक साथ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।